आज हम एक प्रॉब्लम जो कि चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर dropped from rest in a vertical gravitational field G and in horizontal electric field E as shown. Both fields are uniform. Part A is which particles travels the shortest distance, which particles travels the longest distance, which particles travels the shortest time, which particle reaches the highest speed। यानी कि इस सवाल में हमारे पास ये चार पार्ट्स हैं जिनको हमने आंसर करना है। तो ये असल में एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम किस तरह से, क्योंकि हमें तीन पार्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। उसको क्या किया गया है कि आपके पास रेस्ट से किसी हाइट से यानी कि ड्रॉप किया गया है वर्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। वर्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब यह है कि आपके पास वो फील्ड जो कि एक मैस अपनी सराउंडिंग में क्रिएट करता है, जैसे कि ज़मीन हमारी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट करती है, और उस फील्ड के अंदर जब कोई और ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस हो वो आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड। इसी तरह स्टेशनरी चार्जेस क्या करते हैं कि वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज दाखिल होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास राइट साइड पर पॉइंट कर रही है। अब आपके पास ये दोनों फील्ड से यूनिफॉर्म है, यानी कि इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। अब आपने ये बताना है कि सबसे पहले इन तीन पार्टिकल्स में से सबसे कम फासला कौन तय करेगा। दूसरा फिर आपने ये बताना है कि इन तीन पार्टिकल्स में से यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा पार्टिकल तय करेगा जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड एक साथ अप्लाई की हो। उसके साथ साथ फिर आपने ये बताना है कि कौन सा पार्टिकल सबसे कम टाइम के लिए ट्रैवल करेगा, यानी कि वो इधर आ जाएगा ज़मीन इस ग्राउंड के ऊपर। और उसके बाद आपने ये बताना है कि किस पार्टिकल की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तीन पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले बात करें इन तीनों पार्टिकल्स के चार्जेस की, तो आपके पास जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है इसका कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ये तो बात होगी इनके चार्जेस के लिहाज से। अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स के मैस के लिहाज से बात करें तो आपके पास जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा है, जिसको मैं लिख लेता हूँ। आपके पास मैस ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसको मैं एम एन से बता रहा हूँ, वो ग्रेटर देन है आपके पास किससे, मैस ऑफ प्रोटॉन से, जिसको मैं एम पी लिख रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपके पास ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बड़े हैं किससे, एक इलेक्ट्रॉन के मैस से, जिसको मैं एम ई से बता रहा हूँ। और इनको मैंने लेबल करके यहाँ पे लिख भी दिया कि एम एन क्या है हमारे पास, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन, एम ई क्या है हमारे पास, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे ऊपर हम माइनस भी साइन पुट कर देते हैं। तो इन पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो हमें बताएगा कि ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अंदर कैसे बिहेव करेंगे, और ये जो इन पार्टिकल्स के मैसेज हैं उससे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो इनका बिहेवियर है वो पता चलेगा। उसी की मदद से फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास इन जो सवाल हमारे पास चार सवाल पूछे गए हैं उनका आंसर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ये हमारे के पास कि आपके पास विच पार्टिकल ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कौन सा पार्टिकल इन तीनों में से है जो सबसे कम फासला तय करेगा। तो इस बात का जवाब हम यूँ देंगे कि आपके पास एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन एक साइन का फर्क होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका जब सेम चार्ज होगा तो आपके पास ये एक जितना ही क्या होंगे। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेशक सेम है, वैल्यूज बेशक सेम है साइन के फर्क के अलावा, लेकिन जो मैसेज है ना आपके पास उनमें फ़र्क है। तो आपके पास जो प्रोटॉन का मैस है वो एक इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा है। तो आपके पास जब इन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप जब इस इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने ophysics.com की वेबसाइट से ली है, आपके पास जब चार्ज पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पर ये, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आया जाता है तो आपके पास ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो मान लीजिए कि आपके पास अभी ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर हुआ है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जब इसको मैं एनिमेशन को रन करूंगा तो आप ये देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब इसके बरक्स अगर इसी चार्ज को जो कि नेगेटिव 10 है इसको मैं खाली पॉजिटिव कर दूं, मैं समझाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर को। अब आपके पास क्या होगा, एनिमेशन को मैं दोबारा रीसेट कर रहा हूँ।
चार्ज की वैल्यू को 10 रखा है, पार्टिकल का मास उसी तरह से है, तो प्लेट्स के दरमियान भी फासला तब्दील नहीं कर रहे। तो अब मैं जब रन करूंगा तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बेंड होता है, जबकि प्रोटॉन उससे कम बेंड होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो बेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं होता। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी बेंड हो जाता है फोर्स लगने पर, क्योंकि जितना कम मास होगा असल में एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, और एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा है। जबकि इसके ऑपोजिट केस में आपके पास जो प्रोटॉन है, इसका जो मास है वो ज़्यादा है, तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जो कि वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से हम कहते हैं एक्सेलरेशन को, और फिर इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगी होगी वो भी कम होगी। तो बेंड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये असल में क्या करते हैं कि आपके पास इधर से दूर भी जा रहे होते हैं और साथ साथ नीचे भी जा रहे हैं, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। जब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा यानी कि उसका रुख ही नहीं बदलेगा, वो तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आपके पास नीचे आ जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर आपके पास ज़मीन उसको एक फोर्स के साथ खींच रही होगी, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल दाएं जानिब है इस तरफ, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के, और आपके पास अगर हम लगा लें यहाँ पे समझाने के तौर पर, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बाएं जानिब डिफ्लेक्ट होगा, प्रोटॉन दाएं जानिब डिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। इस वजह से आपके पास क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो सबसे कम फासला तय करेगा। और सबसे कम फासला तय करने की वजह क्या है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास सबसे पहले पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है कि जो न्यूट्रॉन ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि न्यूट्रॉन सबसे कम फासला तय करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब बी पार्ट की विच पार्टिकल्स ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास है वो कम है। जब इसका मास कम होगा तो आपके पास ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो ज़मीन है उसको अपनी जानिब एक फोर्स के साथ खींच रही है, तो वो फोर्स भी इसके ऊपर लग रही होगी, जिससे वो क्या होगा, आपके पास नीचे भी आने की कोशिश करेगा या नीचे आएगा। तो ये नीचे की जानिब भी फासला तय कर रहा है असल में इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ बाएं जानिब भी इस तरफ फासले को क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो ये दोनों फासले मिला के असल में ज़्यादा होंगे एक न्यूट्रॉन के फासले से, क्योंकि न्यूट्रॉन ने तो खाली नीचे वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, वर्टिकल डिस्टेंस। वो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाएं या बाएं उसका रुख तो नहीं मुड़ा। जबकि जो प्रोटॉन है वो असल में आपके पास डिफ्लेक्ट तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन वो कम होगा, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फासला तय करेगा, फिर उसके बाद प्रोटॉन करेगा, और फिर न्यूट्रॉन। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हेंस इट विल कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस में आपके पास ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस भी शामिल होगा, और वो जो बाएं जानिब गया है ज़्यादा डिफ्लेक्ट होके, वो भी असल में फासला शामिल होगा। अब जो सी पार्ट है हमारे पास वो ये है कि आपके पास विच पार्टिकल्स ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि सबसे कम टाइम के लिए कौन ट्रैवल किया होगा इस इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो आपके पास चाहे कोई भी पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास इन तीनों पार्टिकल्स के लिए, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इन सब के लिए जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो आपके पास सेम है, जिसमें वो नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़मीन जिस फोर्स के साथ वो खींच रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। तो आपके पास चाहे कोई चीज़ भारी हो या चाहे कोई चीज़ हल्की हो, अगर हवा का अमल दखल शामिल नहीं है तो तमाम चीज़ें सेम रेट पर गिरती हैं। इस वजह से आपके पास तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही टाइम पर नीचे की तरफ आएंगे, तो सबके लिए शॉर्टेस्ट टाइम ही होगा। तो आपके पास शॉर्टेस्ट टाइम तमाम पार्टिकल्स के लिए क्या है, वो सेम है। अब आपके जहन में एक सवाल ये उठ सकता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ज़रूर, जिससे वो पार्टिकल्स, प्रोटॉन जैसे कि राइट की तरफ बेंड होगा और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ बेंड होगा, तो क्या उससे टाइम पर फर्क पड़ेगा या नहीं। असल में यहाँ पर ये जो मोशन है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो बेंड होने वाली है, वो असल में ये जो राइट और लेफ्ट की जो डिफ्लेक्शन है ना,
इससे आपके पास इन पार्टिकल्स की ऊपर या नीचे की जानिब की जो मोशन होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। और कौन, अब चौथा जो पार्ट है वो हमारे पास ये है कि कौन सा जो पार्टिकल है वो हमारे पास उसकी जो रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा होगी जब वो नीचे आ रहा होगा। तो हाईएस्ट स्पीड एट द एंड जो है ना आपके पास, ये डी पार्ट का अब मैं आंसर कर रहा हूँ, वो हाईएस्ट स्पीड हमारे पास एक एंड पर यानी कि नीचे आते वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी। अब न्यूट्रॉन की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि आपके पास इसके ऊपर दाएं या बाएं जानिब जब डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो इसकी दाएं बाएं जानिब की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ये सिर्फ नीचे आएगा तो सिर्फ नीचे वाली इसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपके पास, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जानिब डिफ्लेक्ट हुआ था क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट पड़ी हुई थी, जबकि जो प्रोटॉन है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई थी। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास वर्टिकल वेलोसिटी के साथ साथ, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है जो कि इसको नीचे की जानिब खींच रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कि ज़मीन इन पार्टिकल्स को अपनी जानिब खींच रही है, वो तो शामिल ही शामिल है। उसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपके पास इन पार्टिकल्स के पास, प्रोटॉन के पास राइट साइड पे वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन के पास लेफ्ट साइड की वेलोसिटी होगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है तो आपके पास ये सबसे ज़्यादा बेंड हुआ होगा, और जब सबसे ज़्यादा बेंड होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है, वो कम है। मास कम तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की क्या है, वो फिर ज़्यादा है, जो कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास फिर नीचे आने वाली वेलोसिटी भी है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड की एक वेलोसिटी आ रही है इसके पास, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को भी रिलीज किया गया है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ही सबसे हाईएस्ट स्पीड के साथ फिर क्या करेगा, वो नीचे आएगा। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।